कुछ दिन पहले हथियार बनाने वाली कार्यशाला में हुई घटना के समय वह अचानक वहां प्रकट हो गया था। थोड़े विचार के बाद जयंत को वह उत्तर मिल गया जो वह चाहता था। कार्तिक इस समय बेहद निराश था। आदिम स्वर्ग भक्षण तकनीक अपने आप काम करने लगी और भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ग भक्षण दिव्य कड़ाही में अवशोषित हो गई, जो एक मीठे तरल में बदल गई, जिसका असर उसके अंगों और हड्डियों पर पड़ा। उसका ऊर्जा केंद्र निरंतर रूपांतरित होता रहा, आदिम ऊर्जा से भर गया। उसके ऊर्जा केंद्र की पूरी संरचना बदल गई। एक सामान्य व्यक्ति का ऊर्जा केंद्र धुंधला होता है, लेकिन उसका ऊर्जा केंद्र एक आदिम दुनिया जैसा था, जिसमें पहाड़ और पानी था। उसे केवल अपने डैनेटियन में हुए परिवर्तनों ने ही नहीं, बल्कि स्वर्ग भक्षण कड़ाही ने भी चौंकाया, जो बड़ा होता जा रहा था, जिसके पैटर्न रुक रुक कर प्रकट और गायब हो रहे थे, जिससे एक शक्तिशाली चूषण बल उत्पन्न हो रहा था, जो स्वायत्त रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा को भस्म कर रहा था। स्थिति बदल गई है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग भक्षण कड़ाही आगे बढ़ गई है, या यूं कहें कि यह भी विकसित हो सकती है। जैसे जैसे मेरी साधना आगे बढ़ती जाएगी, कड़ाही की शक्ति भी बढ़ती जाएगी। चूंकि यह आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, इसलिए यह अभी भी अज्ञात है कि क्या यह अन्य चीजों को भी अवशोषित कर सकता है, और उसे इस पर खोज जारी रखने की आवश्यकता है। इतने शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र का मतलब है कि मेरी सच्ची क्यूई आम लोगों की तुलना में 10 गुना या 100 गुना ज्यादा है, जिससे मेरे लिए उच्च स्तर के लोगों को चुनौती देना आसान हो जाता है। नकारात्मक पक्ष यह है कि प्रत्येक सफलता के लिए दूसरों की तुलना में 10 गुना या 100 गुना ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है। शक्तिशाली और उजाड़ दुनिया को देखकर कार्तिक को खुशी और दुहक का मिश्रण महसूस हुआ। उसने एक दिन खुद को इन्नेट दायरे के पहले स्तर पर स्थिर करने में बिताया और आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं की। उसके पास बहुत कम स्पिरिट स्टोन बचे थे। इन्नेट दायरे को तोड़ने में 60 से अधिक स्पिरिट स्टोन खर्च हुए, फिर भी वह अपने प्रिमोर्डियल ऊर्जा केंद्र को नहीं भर सका। इसके बाद मैं कुछ अमर तकनीकों का अभ्यास शुरू कर सकता हूं। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश करने से उसे कुछ अमर तकनीकों का इस्तेमाल करने का मौका मिला, जिनका इस्तेमाल वह संकट के समय अपनी जान बचाने के लिए कर सकता था। उसने मार्शल आर्ट की तकनीकें छोड़ दी हैं। ब्लड रेनबो ब्लेड तकनीक ही अभी उसके लिए काफी है। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह और कोई उन्नत ब्लेड तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका केवल एक ही उपाय है, अपनी साधना पद्धति को बदलकर आत्मिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें, जो अब साधना स्तर तक सीमित नहीं है। घोर नेत्र, यह तुम हो। घोर नेत्र एक अत्यंत शक्तिशाली नेत्र तकनीक है जो आत्मा पर आक्रमण करती है। घोर नेत्र की साधना करने से पहले व्यक्ति को आत्मिक शक्ति का विकास करना चाहिए। केवल एक शक्तिशाली आत्मा ही घोर नेत्र को सक्रिय कर सकती है, जो एक अत्यंत विचित्र नेत्र तकनीक है। अपने पिछले जन्म में उसने इसे इसके उच्चतम स्तर तक नहीं साधा था। ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं जो अभी तक विकसित नहीं हुई हैं। घोर नेत्र के साधना पथ का अनुसरण करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना को अपने मस्तिष्क में डूबने दिया, जो बड़ी संख्या में मेरिडियन और महीन रेखाओं से भरा हुआ था। बूम! चेतना आत्मा सागर में प्रवेश करती है, जो मानव मस्तिष्क का केंद्रीय भाग है। केवल कार्तिक ही चेतना को नियंत्रित करके प्रवेश करने का साहस कर सकता है। जब तक कोई व्यक्ति अस्थि शोधन क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आत्मा सागर की इस दिव्य भूमि को छूने का साहस कोई नहीं कर सकता। यह मनुष्यों के लिए निषिद्ध क्षेत्र है। थोड़ी सी भी गलती विनाश का कारण बनेगी। आत्मा सागर ऊर्जा केंद्र के समान है। यह जितना बड़ा खुला होगा, आत्मा शक्ति उतनी ही प्रबल होगी, समझने की क्षमता उतनी ही उत्कृष्ट होगी, और आत्मा शक्ति को नियंत्रित करके आक्रमण करने की क्षमता उतनी ही भयानक होगी। घोर नेत्र की साधना विधि आत्माओं के सागर में पूरी करनी होगी। साधना पथ पर चलते हुए आत्माओं के सागर में धुंधली तरल गैस अचानक हिलने लगी। तीव्र चुभन भरे दर्द से कार्तिक के दांत पीसने लगे।
जब उसने पहली बार साधना शुरू की थी तो वह बेहद असहज था। मतली, चक्कर आना और धुंधली दृष्टि हो सकती है। खुलना, इसके बाद एक मार्ग खुलेगा जहां आत्मिक शक्ति सीधे आंखों तक पहुंचेगी और घोर नेत्र के माध्यम से मुक्त होगी। यह प्रक्रिया अत्यंत खतरनाक है। यदि कोई सावधान नहीं रहा तो आत्मिक सागर क्षतिग्रस्त हो जाएगा, सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और यह उसकी आगामी साधना को भी प्रभावित कर सकता है। पिछले जन्म में एक बार साधना करने के कारण कठिनाई ज्यादा नहीं थी। सब कुछ मूल मार्ग का अनुसरण करते हुए चरणबद्ध तरीके से किया गया और वह उसे आसानी से दोहरा सकता था। मस्तिष्क में मेरिडियन बाल जितने पतले होते हैं और उन्हें खोलना बहुत धीमा होता है। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया और आत्मिक शक्ति पारे की तरह छोटी छोटी मेरिडियनों से प्रवाहित होती रही। यदि आप थक जाएं तो आराम करें और अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय आत्मा की गोली खाएं। आध्यात्मिक ऊर्जा जीवन को कायम रख सकती है, इसलिए यदि आप 10 दिन और 10 रात तक कुछ न खाएं तो भी कोई बात नहीं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए। घोर नेत्र तकनीक धीरे धीरे आगे बढ़ी और दाहिनी आंख के 1 इंच के भीतर तक पहुंच गई। तीसरे दिन उसे आखिरकार बात समझ में आ गई और अचानक उसकी दाहिनी आंख में तेज दर्द हुआ, मानो सुई चुभ रही हो। दर्द जल्द ही कम हो गया। उसने आंखें खोली और उसकी दाहिनी आंख थोड़ी अलग लग रही थी, पर वह ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। वह ज्यादा चमकदार थी और उसमें कुछ अजीब सा एहसास था। उसने अपनी आत्मशक्ति का संचार किया और उसकी दाहिनी आंख से एक अजीब सी रोशनी निकली। कमरे के अंदर का दृश्य बदलता हुआ प्रतीत हुआ और उसके सामने अजीबोगरीब आकृतियां प्रकट हुईं। ये स्वर्ग और पृथ्वी के नियम थे जिन्हें वह छू सकता था। एक कीड़ा दरवाजे की दरार से उड़कर अंदर आया, भ्रमपूर्ण भूल भुलैया में प्रवेश किया और एक बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर लक्ष्यहीन होकर उड़ने लगा। यह कार्तिक को थोड़ा सा झटका लगा। घोर नेत्र बदल गया था, पिछले जन्म की तुलना में और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। उसके सामने उड़ रहे कीड़ों की गति आधी हो गई थी। वह अपने पंखों के प्रत्येक फड़फड़ाहट से उत्पन्न लहरों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह बहुत अधिक शक्तिशाली है। किसी प्रतिद्वंद्वी से लड़ते समय और घोर नेत्र तकनीक का उपयोग करते समय क्या मैं उनकी मार्शल आर्ट में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन पर पहले से प्रतिक्रिया नहीं कर पाऊंगा? पूरी तरह से हैरान करने वाली बात यह है कि घोर नेत्र तकनीक सिर्फ आत्मा पर हमला नहीं थी, इसका एक और कार्य भी था, आसपास के वातावरण को धीमा करना। सच कहें तो गति कम नहीं हुई, बल्कि उसकी घोर नेत्र तकनीक ने उसे हर विवरण को अधिक स्पष्टता से देखने की अनुमति दी, जिससे उसके सामने की दुनिया अधिक उज्जवल और स्पष्ट हो गई। उसके ऊपर चक्कर की लहर दौड़ गई। घोर नेत्र तकनीक के प्रयोग से उसकी आत्मिक शक्ति गंभीर रूप से क्षीण हो गई थी। आंगन में पत्थर की मेज पर एक सुंदर म्यान रखा है। म्यान उठाकर छोटी तलवार डाली जाती है जो बिल्कुल सही बैठती है। उसने अपनी छोटी तलवार निकाली और तलवार की ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे आंगन के बीच में खड़ा स्तंभ अचानक ढह गया। यह आधे में टूटा हुआ था तथा साफ सुथरा कटा हुआ था। उसने ब्लड रेनबो ब्लेड तकनीक के सभी 7 रूपों में महारत हासिल कर ली है, लेकिन अभी तक उन्हें वास्तविक युद्ध में पूरी तरह से लागू नहीं किया है। उसके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यावहारिक युद्ध कौशल का अभाव है। दोनों एक ही अवधारणा नहीं है। जैसे एक घर डिजाइनर वह घर डिजाइन कर सकता है और ज्ञान से भरपूर होता है, लेकिन हो सकता है कि वह ईंटें काटने और टाइलें बिछाने में सक्षम न हो। यह एक ही सिद्धांत है। किसी को मारना एक कौशल है, न कि केवल कागज पर लिखी जाने वाली बात। अपनी तलवारबाजी को निखारने, शरीर और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करने तथा दोनों के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने के लिए व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता होती है। उसने कई 100 स्वर्गीय आत्मा गोलियों को परिष्कृत करने के लिए 1 घंटा निकाला। जन्मजात क्षेत्र में पहुंचकर वह परिष्कृत करने में और भी निपुण हो गया और प्रत्येक बैच की सफलता दर बहुत ऊंची थी। स्वर्गीय आत्मा की गोली को पकड़कर
वह जैन परिवार को छोड़कर चला गया। जन्मजात स्तर को तोड़ना तो बस शुरुआत है, अभी भी उसे बहुत कुछ करना है। यह न तो सुनहरा मंडप था और न ही हथियार की दुकान, बल्कि यह आरती परिवार का एरे हॉल था। आरती परिवार अपनी व्यूह रचना के लिए प्रसिद्ध है, जिसने मार्शल कलाकारों के अभ्यास के लिए अनेक व्यूह रचनाएं स्थापित की हैं, जिनमें मारक व्यूह रचनाएं और भ्रम व्यूह रचनाएं शामिल हैं, जो विभिन्न परिदृश्यों का अनुकरण कर सकती हैं, जो कि अखाड़े में संभव नहीं है। उनमें से प्रत्येक की अपनी खूबियां हैं। यह कहना आवश्यक नहीं है कि कौन बेहतर है या कौन बदतर। राक्षसों का शिकार करना बहुत नीरस है और साधारण मार्शल कलाकारों के लिए उपयुक्त है, लेकिन कार्तिक के लिए नहीं। आरती परिवार का व्यूह कक्ष कांगड़ा शहर के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित एक विशाल इमारत है। यह एक विशाल क्षेत्र में फैला है और कई व्यूहों में बंटा हुआ है। उसकी याददाश्त के अनुसार 1 घंटे बाद पहाड़ की ओर बनी इमारतों की एक श्रृंखला मेरे सामने प्रकट होगी। यहीं पर आरती परिवार का गठन हॉल स्थित है। लोगों का आना जाना अनंत है। कई मार्शल आर्टिस्ट फॉर्मेशन हॉल में अभ्यास करना पसंद करते हैं। यहाँ कई अलग अलग शैलियां और विविधताएं हैं। यही फॉर्मेशन का फायदा है। साधना तकनीकों के लिए उल्का संरचना चुनें। जो लोग मारने में आनंद लेते हैं वे दानव संहार संरचना चुनें, इत्यादि। यह प्रत्येक व्यक्ति की विशेषताओं के अनुरूप संरचनाओं के चयन की अनुमति देता है, जो अखाड़ा नहीं कर सकता। आरती परिवार 200 से भी ज्यादा वर्षों से कांगड़ा शहर में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संरचनाओं पर निर्भर रहा है। लोगों के प्रवाह का अनुसरण करते हुए कार्तिक पंजीकरण डेस्क पर पहुंचा। कई प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जिनमें अर्जित संरचनाएं और जन्मजात संरचनाएं शामिल हैं। वह वर्तमान में जन्मजात क्षेत्र में है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अर्जित संरचनाओं की साधना नहीं कर सकता। गेट के बाहर से लोगों का एक समूह तेजी से अंदर आया। कार्तिक ने एक जानी पहचानी शख्सियत देखी। रोहन भी उनमें से एक था। एक बड़े हॉल में प्रवेश करने पर युवा पीढ़ी उसकी रखवाली के लिए बाहर ही खड़ी रही, मानो एरे हॉल में कुछ घटित हुआ हो। मैंने सुना है कि एरे हॉल की केंद्रीय संरचना में कुछ समस्याएं हैं। ऐसा वर्षों की उपेक्षा के कारण हो सकता है, जिसके कारण कई एरे सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही वह भीड़ में घुल मिल गया, उसने अपने चारों ओर बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सच है या नहीं। सामने खड़ी भीड़ अचानक रुक गई और खिड़की से शोरगुल की आवाज आई। मैं क्यों जाऊं? मैं 1 घंटे से लाइन में इंतजार कर रहा हूं और आप कह रहे हैं कि लाइन पूरी भर गई है। बिल्कुल नहीं, मुझे आज साधना करने के लिए लाइन में लगना ही होगा। कर्कश आवाज पूरे कोने में गूंज उठी और रोहन के कई युवकों ने उस ओर देखा। आरती परिवार के पहरेदारों ने व्यवस्था बनाए रखना शुरू कर दिया। हाल के दिनों में आरती परिवार का अरेंजमेंट हॉल अपर्याप्त हो गया है और कई अरेंजमेंट काम करना बंद कर चुके हैं। कतार में लगने के लिए आने वाले मार्शल आर्टिस्टों को बहुत समय लगता है और उन्हें बताया जाता है कि अब कोई अरेंजमेंट नहीं बचा है, जिससे वे नाराज हो जाते हैं। माहौल में अफरा तफरी मची हुई थी। सैकड़ों लोग अपनी बारी नहीं पा रहे थे और आरती परिवार से जल्द कोई हल निकालने की गुहार लगा रहे थे। कई मार्शल आर्टिस्ट जो किसी खास स्तर पर अटके हुए थे, उन्हें दबाने और सफलता पाने के लिए अपनी संरचना का इस्तेमाल करना पड़ा। रोहन अपने मोटे शरीर के साथ दौड़कर माफी मांगने आया और कहा कि आरती परिवार को ऐसी घटना होने की उम्मीद नहीं थी। कार्तिक भीड़ में था। उस गोल मटोल लड़के ने उसे एक नजर में देखा, अपने मोटे शरीर को दबाया और कार्तिक के पास गया। भाई, तुम भी यहां क्यों आए हो? कार्तिक के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान था। पिछली बार कार्तिक ने अखाड़े में अपना दबदबा बनाया था और आखिरी राउंड में कार्तिक ने 3 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं जीती थीं। हाल ही में कार्तिक चलते समय भी कांपने लगे थे। उस मोटे लड़के को साधना में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन वह संरचनाओं के बारे में काफी जानकार था। फॉर्मेशन हॉल में क्या समस्या है? रोहन के बारे में उसकी बहुत अच्छी धारणा है। उस स्थिति में वही अकेला था जो उसकी मदद के लिए खड़ा हुआ था।
अगर उसे जबरदस्ती नहीं भी ले जाया जाता तो भी वह मेरे साथ लड़ने के लिए जरूर खड़ा होता। मुझे ऐसा ही दोस्त बनाना चाहिए। भाई चलो वहां चलकर बात करते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। वह कार्तिक को एकांत स्थान पर ले गया, एक ऐसी जगह जहां केवल आरती परिवार ही प्रवेश कर सकता था, जहां आसपास का शोर गायब हो गया। भाई क्या आप भी यहां इस संरचना का उपयोग करके साधना करने आए हैं? दोनों के बैठ जाने के बाद रोहन ने जल्दी से पूछा। उसने सिर हिलाया। जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपने क्षेत्र को मजबूत करने हेतु एक वास्तविक संघर्ष की आवश्यकता थी। तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया है कि एरे हॉल में क्या समस्या है। संरचनाओं का उपयोग करके साधना करने में असमर्थ उन्हें दूसरे तरीके खोजने पड़े। वह ज्यादा चिंतित नहीं था, हालांकि उस गोल मटोल लड़के की भौहें तन गईं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थीं जिनका जिक्र करने में शायद उसे असहजता महसूस हो। ये सब अप्रिय बातें हैं, चलो इनके बारे में बात नहीं करते। मुझे पता है कि एक ऐसी संरचना है जिसका अभी भी उपयोग किया जा सकता है। मैं तुम्हें अभी वहां ले चलता हूं। रोहन उठा, कार्तिक को घसीटते हुए तेजी से चला गया। 10 मिनट बाद वे एक जर्जर घर के बाहर दिखाई दिए। क्या तुम निश्चित हो कि यही वह स्थान है? यह संरचना कम से जीविकम कई दशकों से सक्रिय नहीं हुई है। यह चारों ओर धूल से ढकी हुई है। यह मोटा बच्चा क्या कर रहा है? भाई अब आप किस लोक में हैं? रोहन ने रहस्यमय तरीके से पूछा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वहां कोई और तो नहीं है। कल के बाद 9 स्वर्ग उसने अपने वास्तविक साधना स्तर को छुपाया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि उसने जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। कोई बात नहीं, यह संरचना हमारे आरती परिवार के पूर्वजों द्वारा स्थापित की गई थी। यह एक बहुत ही विचित्र संरचना है। यह आपकी साधना के स्तर के अनुसार संरचना के स्तर को समायोजित कर सकती है। यह कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुई है। रोहन ने सच्चाई से उत्तर दिया कि यह संस्था आरती परिवार के मुखिया द्वारा स्थापित की गई थी, लेकिन किसी कारणवश यह दशकों से निष्क्रिय पड़ी थी। यह इतने समय से बेकार क्यों पड़ा है? कार्तिक ने पूछा। बाहर हंगामा हो रहा है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि सरणी पर्याप्त नहीं है और पूछ रहे हैं कि इसे सक्रिय क्यों नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अंदर किसी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह संरचना नियंत्रण से बाहर हो गई थी। रोहन को कार्तिक को यहां लाने का अफसोस था। वह मोहित हो गया था, शायद इसलिए क्योंकि वह कार्तिक का प्रशंसक था। यह दिलचस्प होता जा रहा है। मूल रूप से कार्तिक को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। आरती परिवार का गठन साधना के लिए उपयुक्त था और उसमें कोई विनाशकारी शक्ति नहीं थी। वह केवल जीवन और मृत्यु के किनारे पर चल सकता था और आगे बढ़ने का अवसर तलाश सकता था। अपनी क्षमताओं के साथ उसके लिए एक हत्यारी संरचना बनाना बहुत आसान होगा। संरचना बनाने के लिए ढेर सारी सामग्रियों के साथ साथ अनुकूल समय और स्थान जैसी कई परिस्थितियों की भी आवश्यकता होती है। आरती परिवार सैकड़ों वर्षों से एक संरचना हॉल का निर्माण कर रहा है। कार्तिक उस समय तक जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि कांगड़ा शहर के संसाधन बहुत कम हो चुके हैं। लकड़ी का दरवाजा खोलकर कार्तिक अंदर गया और धूल का एक गुब्बार उसकी ओर बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे झाड़ दिया और धूल अपने आप उड़ गई। घर बहुत बड़ा था, लगभग 500 वर्ग मीटर का, और यह निश्चित रूप से एक विशाल संरचना थी। भाई अंदर मत जाओ। रोहन ने जल्दी से उसे रोका, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कार्तिक पहले ही उस संरचना में कदम रख चुका था। भाई तुम तो मेरे सगे भाई जैसे हो, पर यह संरचना वाकई अजीब है। चलो बाहर चलते हैं। रोहन डर गया। अंदर जाते ही कमरे की लाइटें अपने आप जल उठीं और आसपास की पत्थर की दीवारें दुर्लभ काले पत्थर से बनी थीं, जो बेहद सख्त थे। साधारण हथियार शायद ही कोई नुकसान पहुंचा पाते। इस एरे रूम को बनाने में बहुत सारे संसाधन लगे थे और यह दशकों से बेकार पड़ा है, जो एक बहुत बड़ी क्षति है। वह सीधे दक्षिण पूर्व कोने की ओर चल पड़ा, जहां व्यूह का केंद्र स्थित है। व्यूह को सक्रिय करने के लिए बस वहां एक स्प्रिट स्टोन रखें। अन्य संरचनाओं को आरती परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन इस संरचना को लंबे समय से
त्याग दिया गया है और इसे केवल कार्तिक द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता है। उसने अपने पास बचे हुए 5 स्प्रिट स्टोन नाली में डाल दिए और पूरे घर में क्लिक की आवाज गूंज उठी। दरवाजा अचानक बंद हो गया और उनके आसपास का नजारा अचानक बदल गया। वे दोनों एक मैदान पर खड़े थे। बूम! जमीन जोर से हिली और रोहन इतना डर गया कि वह जमीन पर बैठ गया, यह सोचकर कि यह भूकंप है। यह संरचना काफी अच्छी है, यह मेरी साधना के लिए उपयुक्त है, मेरे पीछे रहो। कार्तिक ने कुछ कहा, फिर उसके पैर जमीन पर पड़े और उसका शरीर एक उल्का पिंड में परिवर्तित हो गया, जो तेजी से ध्वनि के स्रोत की ओर बढ़ रहा था। भाई, मेरा इंतजार करो। वह जमीन से उठा और तेजी से कार्तिक के पास पहुंचा। वे पहले ही संरचना में प्रवेश कर चुके थे और बस इंतजार कर रहे थे कि आत्मा के पत्थर खत्म हो जाएं या बाहर मौजूद लोग संरचना बंद कर दें। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह कोई साधारण संरचना नहीं है, इससे लोग मर सकते हैं। दूर से आती हुई काली आकृतियों का एक समूह सामने दिखाई दिया। हजारों भेड़िए। कार्तिक के होठों पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई। उसकी साधना का स्तर अर्जित क्षेत्र के 9वें स्तर तक दबा दिया गया था। जो नीला भेड़िया प्रकट हुआ था वह भी प्रथम श्रेणी के 9वें स्तर पर था और उसकी साधना का स्तर भी लगभग वैसा ही था। हे भगवान! रोहन इतना डर गया था कि उसकी पैंट गीली होने ही वाली थी। वह अर्जित क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर था और वह उस स्तर तक पहुंचने में कई गोलियों की मदद से ही कामयाब हुआ था। इतने सारे प्रथम स्तरीय 9वें स्तरीय राक्षसी जानवरों के साथ उसका मोटा शरीर भेड़ियों के झुंड के दांत भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। भ्रांति को वास्तविकता में बदलने के लिए एक ऐसी तकनीक की आवश्यकता होती है जो केवल मज्जा शुद्धि क्षेत्र के लोगों के पास ही होती है। क्या आरती परिवार का मुखिया मज्जा शुद्धि क्षेत्र का विशेषज्ञ हो सकता है? कार्तिक ने चंचल नजर से देखा, रोहन को पकड़ लिया और एक भूरा भेड़िया उसके सिर के ऊपर से उड़ गया। उसने अपनी छोटी तलवार निकाली जिससे खून की फुहार निकली और भूरा भेड़िया नीचे गिर गया। अब मुझे आखिरकार समझ आ गया है कि लोग संरचनाओं में मर सकते हैं। संरचनाएं उस मुकाम पर पहुंच गई हैं जहां भ्रम सच हो सकता है। संरचनाओं में मौजूद जीव भले ही नकली हों, इतने वास्तविक होते हैं कि वे लोगों को धोखा दे सकते हैं। जो कोई भी उनमें कदम रखता है वह वहीं मर जाता है और यही असली मौत है। यह कोई साधारण बुराई विरोधी रचना नहीं है, इसमें विभिन्न रचनाओं का सार समाहित है। आरती परिवार का मुखिया सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। चारों ओर हजारों भूरे भेड़िए इकट्ठे हो गए। उनकी आंखें हरे रंग की रोशनी से चमक रही थीं, जो काफी परेशान करने वाली थी। भाई, मैं मरना नहीं चाहता। रोहन कांप उठा क्योंकि वह भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ था। ऐसी स्थिति में किसी के लिए भी शांत रहना मुश्किल होगा। वह वर्षों से कुछ संरचनाओं में पारंगत हो गया था और उसके सामने का दृश्य कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। आरती परिवार की संरचनाएं अधिकतर सरल बुनियादी हत्या संरचनाएं हैं जो केवल 2 या 3 विरोधियों का अनुकरण करती हैं। हम नहीं मरेंगे। यह संरचना कई वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और कई जगहों पर कई खामियां हैं। जो लोग अंदर आते हैं उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में कठिनाई होती है। यही कारण है कि वे अंदर ही मर जाते हैं। कार्तिक को यह देखकर अजीब लगा कि इस संरचना के कई हिस्सों में बदलाव किया गया था। शायद आरती परिवार ने इसकी मरम्मत के लिए लोगों को भेजा होगा, लेकिन वे सब असफल रहे। भाई, आप संरचनाओं के बारे में भी जानते हैं। आरती परिवार ने दशकों तक इस संरचना का अध्ययन किया था, लेकिन उन्हें कोई खामी नहीं मिली थी। कार्तिक ने अंदर जाकर कुछ ही मिनटों में समस्या का पता लगा लिया, जिससे वह हैरान रह गया। इससे पहले कि रोहन जवाब दे पाता, भेड़िया अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ता हुआ उस पर झपटा। उसके जबड़े चौड़े हो गए, जिससे बदबू फैल गई और हवा में बदबू भर गई। दृश्य और वस्तुएं वास्तविक दुनिया के समान ही हैं। तोड़ना! छोटी तलवार ने एक चमकदार चाप बनाया और इससे पहले कि ग्रे भेड़िया करीब पहुंच पाता, तलवार की ऊर्जा से मारा गया और जमीन पर गिर गया, जिससे और अधिक ग्रे भेड़िए धीमी आवाज में गुर्राने लगे।
छोटे मोटे लड़के रोहन को साथ लेकर कार्तिक आगे बढ़ा। हर कदम पर उन्हें भेड़िए की एक और लाश मिलती थी, जिसे देख रोहन की आंखें लगभग बाहर निकल आती थीं। हंस! कार्तिक का ब्लेड चमका और एक ही पल में 3 टुकड़ों में बट गया। 3 सिर वाले भेड़िए जो उस पर झपटे थे, ब्लेड की ऊर्जा से उनके सिर धड़ से अलग हो गए। वे जहां भी गए खून बहता गया और भेड़ियों की लाशों का ढेर लगता गया। जल्द ही लाशें पहाड़ की तरह ढेर हो गई थीं। ये दृश्य देखकर रोहन अपना पेट पकड़कर बैठ गया और दोपहर का सारा खाना, यहां तक कि पित्त भी उगल दिया। यह गति, यह बहुत तीव्र है। कार्तिक ने एक भयंकर और अद्वितीय प्रहार किया। इस एक चाल में 7 तकनीकें मिली हुई थीं। तलवार की ऊर्जा एक अंतहीन पर्वत श्रृंखला की तरह फैली और इस प्रहार ने आकाश का रंग बदल दिया, मानो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लग गया हो। जो भी भेड़िए ऊपर की ओर दौड़े, वे तलवार की ऊर्जा के प्रकोप से हवा में उछल गए। उनके शरीर बेकाबू हो गए। ऊर्जा का एक गोलाकार विस्फोट पूरे क्षेत्र में फैल गया। कार्तिक के चारों ओर एक बड़ा खुला स्थान बन गया। 1000 भेड़िए एक ही झटके में नष्ट हो गए थे। कार्तिक ने अपनी तलवार म्यान में रखी और स्थिर खड़ा हो गया। उसके आसपास भेड़ियों की लाशें अनगिनत नियमों में बदलकर दुनिया में विलीन हो गईं। आओ! अचानक आसमान में एक भयानक राक्षसी आभा छा गई। एक विशालकाय सुनहरा भेड़िया हवा से नीचे झपटा और उसके जबड़े सीधे कार्तिक की गर्दन पर टूट पड़े। यह सब इतनी तेजी से हुआ। भेड़िया राजा, यह एक दूसरे दर्जे का राक्षसी जानवर है। रोहन चीख पड़ा। उसकी चर्बी डर से बेतहाशा हिल रही थी। उसकी जन्मजात ऊर्जा इस जानवर के सामने कुचल गई, इसीलिए उसके पास कार्तिक के पीछे छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो ऐसा ही हुआ। कार्तिक के होठों पर मुस्कान आ गई। जो भी अंदर आया वह अंदर ही मर गया। उसने अपनी सहज शक्ति को जगाया भी नहीं। उसने अपनी छोटी तलवार से एक क्षैतिज वार किया, जिससे हवा में एक छाप बन गया। भेड़िया राजा तुरंत पलट गया और तलवार की ऊर्जा से बचने के लिए जमीन पर उतरा। वह एक इंसान से भी ज्यादा लंबा था, लगभग 2 मीटर से भी ऊंचा। उसका सुनहरा फर एक हल्की चमक के साथ झिलमिला रहा था और हर इंच पर एक सुनहरी सुई की तरह लग रहा था, जो एक घूमती हुई राक्षसी आभा छोड़ रहा था। भाई, चलो जल्दी से कोई रास्ता निकालते हैं। रोहन बहुत डर गया था और जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। यह संरचना बहुत अजीब है। हमारे अंदर आने के बाद राक्षसों का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। वह अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए उसने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया और उससे जल्दी से कोई उपाय सोचने का आग्रह किया। जल्दी मत करो, कार्तिक रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। क्या तुम यहां संरचना की मरम्मत नहीं करना चाहते? जैसे ही उसने यह कहा, भेड़िया राजा अपनी जन्मजात आत्मा की शक्ति के साथ नीचे कूद गया। कार्तिक ने एक हाथ से रोहन को एक तरफ धकेला, अपनी छोटी तलवार उठाई और उसे खींच लिया। एक साधारण एकल वार शून्य हिंसक रूप से कांप उठा। भेड़िया राजा ने एक तीखी चीख निकाली और आकाश से नीचे गिर पड़ा। दूसरे स्तर के उस राक्षस जानवर को कार्तिक ने एक ही वार में मार डाला। भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहां संरचना की मरम्मत कर सकते हैं। रोहन अब उतना डरा हुआ नहीं था। उसे लगा कि एक बार संरचना की मरम्मत हो जाने के बाद वे सुरक्षित निकल सकते थे। यह संरचना आरती परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति थी, जिसे उनके पूर्वज ने अपना पूरा जीवन लगाकर बनाया था। अभी भी कुछ संदेह है, कार्तिक ने आसपास के माहौल पर नजर दौड़ाते हुए कहा, लेकिन हम जल्द ही उनका समाधान कर लेंगे। अगर वह गलत नहीं था तो शायद और भी ज्यादा शक्तिशाली राक्षसी जानवर प्रकट होने वाले थे। इससे पहले कि वह अपने विचार व्यक्त कर पाता, 3 काली आकृतियां चुपचाप प्रकट हो गईं। जैसे ही काले कपड़े पहने 3 आदमी प्रकट हुए, उन्होंने तुरंत कार्तिक पर हमला बोल दिया। वे तीनों जन्मजात क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थे। कार्तिक ने अपनी अर्जित साधना के 9वें स्तर पर भरोसा करते हुए उन तीनों से सीधे युद्ध किया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! तलवारों और ब्लेडों की भयानक आवाज गूंज उठी। भयानक आदिम सत्यक्यूई ने काले वस्त्र पहने तीनों व्यक्तियों को उड़ा दिया। कार्तिक 7 सितारों पर कदम रखते ही बिजली के एक बोल्ट में तब्दील हो गया।
पल भर में मैदान पर 3 कार्तिक दिखाई दिए, एक ऐसी उपलब्धि जो केवल अत्यधिक गति से ही प्राप्त की जा सकती थी। मारना! तलवार तेजी से अंदर घुसी। इससे पहले कि काले कपड़ों वाले तीनों आदमी कुछ कर पाते, उनके सिर धड़ से अलग हो गए। रोहन यह सब देखकर पूरी तरह सुन्न हो गया था। उसे सहज लोक के दूसरे स्तर के योद्धाओं को स्वर या कुत्ते की तरह आसानी से मार दिया गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कार्तिक आखिर किस लोक में है। तभी इनेट दायरे के तीसरे स्तर पर 5 लोग प्रकट हुए। उन्हें भी कार्तिक ने मार डाला। फिर अंतर्निहित क्षेत्र के चौथे स्तर पर 7 विशेषज्ञ आकाश से उतरे। जैसे जैसे शक्तिशाली आकृतियां प्रकट हुईं, उनकी साधना का स्तर भी बढ़ता गया। चौथे स्तर के इन 7 विशेषज्ञों का सामना करते हुए कार्तिक पर दबाव काफी बढ़ गया। उसने लगातार सैकड़ों वार किए। ऐसा लगा जैसे यही उसके अर्जित क्षेत्र की सीमा थी। तभी कार्तिक ने अपनी जन्मजात आत्मा को मुक्त कर दिया। वह एक हिंसक जानवर की तरह लग रहा था। उसकी छोटी तलवार ब्लेड के एक पर्दे में बदल गई, जिसने उन 7 लोगों के शरीर को जकड़ लिया। पफ पफ पफ, एक एक करके 7 सिर ऊपर की ओर उड़े। जन्मजात क्षेत्र के चौथे स्तर पर विशेषज्ञों को आसानी से मार डाला गया। इस रहस्यमयी संरचना में एक बड़ी खामी आ गई है, कार्तिक ने सोचा। इसमें शामिल विशेषज्ञ लगातार शक्तिशाली होते जा रहे हैं। जब तक आप युद्ध में मारे नहीं जाते, तब तक इसकी मरम्मत नहीं हो सकती। तभी जन्मजात क्षेत्र के 5वें स्तर पर 9 विशेषज्ञ प्रकट हुए। कार्तिक के हाव भाव थोड़े बदल गए। यह शायद उसकी सीमा होगी, जब तक कि उसने भूतिया आंख तकनीक का इस्तेमाल न किया हो। रोहन पहले से ही सुन्न था। वह बस जमीन पर बैठ गया, अपनी जेब से कैंडी का एक टुकड़ा निकाला और एक दर्शक बन गया। जन्मजात क्षेत्र के 5वें स्तर के उन 9 विशेषज्ञों ने आगे बढ़कर एक संरचना बनाई, जिसने कार्तिक को और भी हैरान कर दिया। संरचना के भीतर संरचना बनाना कोई साधारण बात नहीं थी। हालांकि कार्तिक के लिए यह बहुत साधारण था। उसने तिरछे वार किए और एक ही वार में समूह की आंख को चीर दिया, जिससे समूह टूट गया। अप्रत्याशित पैरों की गति और दुर्जय तलवारबाजी के साथ वह 9 लोगों के बीच सहजता से युद्धाभ्यास करता रहा। अपने कौशल को निखारने के एक दौर के बाद उसका शरीर और आत्मा पूरी तरह से एक हो गए थे। उसने अपनी लंबी तलवार को आकाश की ओर उठाया और फिर अचानक नीचे की ओर झुका दिया। एक अनसुलझा प्रहार। धरती फटने लगी, मानो कोई घना मकड़ी का झाला बाहर की ओर फैल रहा हो। एक भयानक शक्ति ने एक तूफान का रूप ले लिया, जो चारों दिशाओं में उमड़ पड़ा। रोहन का मोटा शरीर लड़खड़ाकर कई मीटर दूर जा गिरा। तूफान ने चट्टानों को उछाल दिया, जिससे दृश्य धुंधला हो गया। कार्तिक धुंध में से गुजरा। उसकी आभा किसी स्वर्गीय सम्राट की वापसी जैसी थी। मरना, मौत की आहट, तलवार की सीटी, अजगर की दहाड़, सभी 9 शरीर फट गए। उनके अवशेषों का कोई निशान नहीं बचा। इस प्रहार ने उनका सारा सार, ऊर्जा और आत्मा सोख ली थी। प्रचंड वेग से उसका ऊर्जा केंद्र गरजा। उसने जन्मजात क्षेत्र के दूसरे स्तर को तोड़ दिया था। इस संरचना को सक्रिय करने वाले 5 आत्मिक पत्थर, जिनमें बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा थी, अब भस्म हो चुके थे। कार्तिक की आदिम भक्षण स्वर्ग तकनीक ने एक शक्तिशाली चूषण बल उत्पन्न किया और सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई और वास्तविक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। स्प्रिट पत्थरों के बिना संरचना चटकने लगी और अस्त व्यस्त हो गई तथा किसी भी क्षण विस्फोट होने का खतरा पैदा हो गया। यहीं रुको और हिलना मत, कार्तिक ने रोहन को चेतावनी दी। चाहे कुछ भी हो जाए, डरो मत। ऐसा दिखाओ जैसे तुमने कुछ नहीं देखा। कार्तिक का शरीर गायब हो गया। अब संरचना की समस्या को हल करने का समय आ गया था। अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो विशेषज्ञ और अधिक शक्तिशाली होते जाएंगे, जब तक कि वे संरचना के भीतर ही मर नहीं जाते। दशकों से आरती परिवार ने कई लोगों को यहां भेजा था, लेकिन वे सभी मर गए। अचानक दल के भीतर से बिजली की गड़गड़ाहट हुई। रोहन जमीन पर बैठ गया, अपना सिर हाथों में पकड़े हुए और आंखें बंद किए हुए। बिजली की एक चमक उसके पैरों के ठीक पास गिरी, जिससे वह इतना चौंक गया कि चीख पड़ा।
वह अभी भी बहुत छोटा था, केवल 15 या 16 साल का। गरज के साथ बिजली चमकी, मूसलाधार बारिश हुई और कभी कभी तेज हवाएं भी चलीं। पल भर में ओले गिरने लगे। यह स्थिति लगभग उतनी ही देर तक रही जितनी देर में एक अगरबत्ती जलती है और फिर अंततः गायब हो गई। आसपास का दृश्य धीरे धीरे बदल गया। रोहन ने खुद को काले पत्थर की जमीन पर बैठा पाया। वे पत्थर के घर में लौट आए थे। कार्तिक अंधेरे से बाहर आ गया। उसकी आभा पहले की तरह सामान्य हो गई थी। भाई, क्या तुमने सचमुच संरचना की मरम्मत की? रोहन ने उत्साहित होकर खड़े होते हुए पूछा। यह रचना आरती परिवार के भाग्य से जुड़ी थी। हाँ, कार्तिक ने सिर हिलाया। संरचना पूरी तरह से मरम्मत की जा चुकी है और अब पहले से एक स्तर ऊंची भी है। अब इसमें एक साथ सैकड़ों लोग साधना कर सकते हैं। यह बहुत बढ़िया है भाई, तुम मेरे आदर्श हो। रोहन उत्साह से बेतहाशा इशारे कर रहा था। अभी के लिए मेरी जन्मजात क्षेत्र में सफलता को गुप्त रखना, कार्तिक ने कहा। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, 1 दर्जन लोग बाहर इकट्ठा हो गए और उन्हें ऐसे घूरने लगे जैसे वे राक्षस हों। तुम वास्तव में जीवित बच गए। रोशन ने राहत की सांस ली। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। पिताजी, आप यहां क्यों आए हैं? रोहन मुस्कुराया। तुम बहुत लापरवाह हो रहे हो। तुम्हें इस संरचना में किसने आने दिया? रोशन ने रोहन का कान पकड़ा और उसे उठा लिया। पापा, बहुत दर्द हो रहा है। रोहन सुअर जैसी चीख निकाल रहा था। परिवार ने किसी को भी इस संरचना में प्रवेश करने से मना किया है, रोशन ने गुस्से से कहा। तुमने जानबूझकर इसका उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें 3 महीने तक घर से बाहर न निकलने की सजा दे रहा हूं। आरती परिवार में हर कोई जानता था कि इस संरचना में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचता। पिताजी, प्रशिक्षण बहाल हो गया है। रोहन ने दुखी होकर अपने कान रगड़े। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो भाई कार्तिक से पूछ लीजिए। क्या कहा? संरचना की मरम्मत हो गई है। रोशन और आरती परिवार के दूसरे बुजुर्गों के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। यह बिल्कुल सच है, रोहन ने कहा। यह सब भाई कार्तिक की बदौलत है। उन्होंने न केवल संरचना की मरम्मत की, बल्कि इसके स्तर को भी उन्नत किया। सबकी नजरें कार्तिक पर टिक गईं। क्या वो जैन परिवार का दामाद नहीं था? वो यहां कैसे आया और उस संरचना की मरम्मत कैसे कर पाया? रोशन को याद आया कि उसने कार्तिक को एक ही वार में पांचाल परिवार के 12 शिष्यों को मार गिराते हुए देखा था। पिताजी, रोहन ने अचानक कहा, हमारे आरती परिवार के केंद्रीय प्रबंधन में हमेशा से एक समस्या रही है। क्यों ना हम भाई कार्तिक से इस पर नजर डालें? शायद वे इसे ठीक कर सकें। चुप रहो। आरती परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग ने तुरंत उन्हें रोका। आरती परिवार का ऐरे कोर हमारे परिवार का मुख्य रहस्य है। हम किसी बाहरी व्यक्ति को इसकी जासूसी करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? यह व्यक्ति निकम्मा है, दूसरे बुजुर्ग ने व्यंग्य से कहा। वह संरचनाओं का उपयोग कैसे समझ सकता है? कार्तिक की आंखें ठंडी हो गईं। शुरू से आखिर तक उसने खुद मरम्मत का जिक्र भी नहीं किया था। उलटे ये लोग बारी बारी से उसे अपमानित करते रहे। पैट्रियार्क आरती, मुझे अन्य काम निपटाने हैं, इसलिए अब मैं विदा लेता हूं। रोहन के सम्मान में कार्तिक ने अपना गुस्सा दबा लिया था। वह अपनी आस्तीनें झटक कर बाहर चला गया। 1 मिनट भी और रुकने को तैयार नहीं था। भाई, मेरा इंतजार करो। रोहन जल्दी से उसके पीछे भागा। क्लिक क्लिक क्लिक। तभी दूर से एक तेज दरार की आवाज आई और एक इमारत धड़ाम से ढह गई। अरे नहीं, व्यूह रचना हॉल ढहने वाला है, हमें भागना होगा। अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट अंदर से भाग निकले, जिससे पूरा एरे हॉल घबरा गया। आरती परिवार का अराफात हॉल दर्जनों मील तक फैला हुआ था। अगर ये सभी इमारतें ढह गईं, तो आरती परिवार को भारी नुकसान होगा। आरती परिवार खत्म हो गया है, एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। संरचना का केंद्रीय ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है कुलपति। जल्दी से कोई उपाय सोचिए। महापुरुष घबरा गए। वे बस असहाय होकर इमारत को ढाते हुए देख सकते थे। भाई, मैं आपसे विनती करता हूं, रोहन ने वस्तुतः कार्तिक से भीख मांगते हुए कहा। कृपया आरती परिवार की मदद करें। आपके पास कोई रास्ता तो होगा।
है ना? कार्तिक ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, लेकिन अब कार्रवाई करने में बहुत देर हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा मैं संरचना को बंद करके उसके ढहने की गति को धीमा कर सकता हूं और फिर उसकी मरम्मत करने की कोशिश कर सकता हूं। युवा मास्टर कार्तिक, रोशन ने उम्मीद से उनकी बातचीत सुनी। क्या आपके पास सचमुच इसे और अधिक ढाने से रोकने का कोई तरीका है? कार्तिक ने उपहास किया। मेरे पास इसे रोकने का एक तरीका है, लेकिन मैं आपकी मदद क्यों करूं? रोशन और अन्य बुजुर्गों का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। लड़के, हमारे कुलपति का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूसरा बुजुर्ग कार्तिक पर हमला करने के इरादे से बाहर कूद पड़ा। वह गुस्से में था, क्योंकि हॉल के विनाश का मतलब था कि उनकी आय का स्रोत खत्म हो गया था। अपमान? कार्तिक ने अपना सिर हिलाया। तुम मेरे अपमान के लायक नहीं हो। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। बेटे, तुमने आरती परिवार का अपमान किया और सोचते हो कि तुम इतनी आसानी से जा सकते हो? दूसरे बड़े ने कार्तिक को रोक दिया। तुम मुझे मारना चाहते हो? कार्तिक की आंखें सिकुड़ गईं और उसके अंदर से एक गहरी हत्या की भावना निकल रही थी। दूसरा एल्डर केवल जन्मजात दायरे के 5वें स्तर पर था। रोहन जानता था कि कार्तिक उसे एक ही हाथ से मार सकता है। पिताजी, कृपया दूसरे एल्डर को रुकने के लिए कहें, रोहन ने अपने पिता से विनती की। केवल भाई कार्तिक ही हमारे आरती परिवार को बचा सकते हैं। मौत को बुलावा। दूसरे बुजुर्ग ने गुस्से से आग बबूला होकर कार्तिक पर अविश्वसनीय गति से वार किया। कार्तिक की छोटी तलवार अचानक म्यान से बाहर निकली, एक ठंडी चमक में बदल गई। भाई कार्तिक, कृपया दया करें। एक धमाके के साथ रोहन अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। वह जानता था कि अगर दूसरा बुजुर्ग मर गया तो आरती परिवार और कार्तिक के बीच सब खत्म हो जाएगा। रोशन ने भी खतरा भांप लिया। उसने अपनी शुद्धिकरण आत्मा के क्षेत्र को फैलाया और दूसरे बुजुर्ग को बचाने के लिए हवा के अंतहीन झोंके उसकी ओर दौड़ाए। हंसना। फिर भी ब्लेड की ऊर्जा ने रोशन द्वारा स्थापित सुरक्षा व्यवस्था को आसानी से भेद दिया। ब्लेड दूसरे एल्डर की गर्दन से लगभग 1 इंच की दूरी पर दिखाई दिया। यदि रोहन ने आपके लिए विनती करने के लिए घुटने नहीं टेके होते तो आप पहले ही मर चुके होते, कार्तिक ने अपनी तलवार म्यान में रखते हुए कहा। दूसरा बुजुर्ग डर के मारे पसीने से लथपथ था। उसका शरीर पत्ते की तरह कांप रहा था। वहां उपस्थित सभी लोग भयभीत थे, जिनमें रोशन भी शामिल था। एक प्रतिष्ठित आत्मा, शुद्धिकरण क्षेत्र विशेषज्ञ के हस्तक्षेप के बावजूद वे कार्तिक को मारने से नहीं रोक पाए। अभी अभी रोहन खड़ा हो गया और उसने कड़वी मुस्कान के साथ सच बता दिया। भाई कार्तिक ने संरचना के भीतर एक ही वार में इनेट दायरे के 5वें स्तर पर 9 लोगों को मार डाला था। क्या? मानो बिजली गिर गई हो। रोशन और अन्य बुजुर्गों के मुंह में कड़वाहट का एहसास हुआ। उन्होंने अभी अभी कार्तिक का मजाक उड़ाया था। युवा मास्टर कार्तिक, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। रोशन ने कार्तिक को रोका। वह समझ गया था कि उसका बेटा झूठ नहीं बोल रहा था। क्या कुछ और है पैट्रियार्क आरती? कार्तिक ने पलटकर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। आरती परिवार की ओर से मैं यंग मास्टर कार्तिक से जो कुछ हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं। रोशन ने गहराई से झुककर प्रणाम किया। उनका सिर लगभग जमीन को छू रहा था। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे बेटे की खातिर हमारे परिवार की मदद करने में कोई कसर न छोड़ें। आरती परिवार की मदद करने से मुझे क्या लाभ होगा? कार्तिक ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। यदि युवा मास्टर कार्तिक एरे हॉल के विनाश को रोकने के लिए सहमत हो जाते हैं, रोशन ने अपने पैर पटके, तो मैं आपको कुछ चौंकाने वाली खबर बता सकता हूं जो आपके जैन परिवार के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। कार्तिक वहीं रुक गया। बोलो, तुम्हारे पास क्या खबर है? मुझे जानकारी मिली है कि पांचाल परिवार और त्रिवेदी परिवार ने गुप्त रूप से मिलकर आपके जैन परिवार की बैंगनी सोने की खदान पर कब्जा कर लिया है और आपके अयस्क की आपूर्ति बंद कर दी है। कार्तिक के मुंह से एक भयानक हत्या का भाव निकला। क्या जानकारी विश्वसनीय है? यह बिल्कुल सच है, रोशन ने जल्दी से कहा।
उन्होंने जैन परिवार की खदान को एक ही झटके में हथियाने के लिए दूसरे बड़े शहरों से ताकतवर लोगों को बुलाया है। ठीक है, कार्तिक ने कहा, मैं इस बार तुम पर भरोसा करूंगा। तुम तुरंत संरचना स्थापित करने के लिए सामग्री तैयार कर लो। रोशन ने तुरंत अपनी कमर से एक स्टोरेज बैग उतारा और कार्तिक को थमा दिया। कार्तिक ने बैग लिया और एक उल्का पिंड में परिवर्तित होकर जीर्ण शीर्ण इमारत में प्रवेश कर गया। रोशन भी उसके पीछे गया। वे पहले से ही गठन के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। कार्तिक के सामने एक सुपर एरे प्रकट हुआ। एक एक करके सरणी सेटिंग सामग्री कार्तिक के हाथ से उड़ गई, जिसमें कुल 50 आत्मा पत्थर शामिल थे। रोशन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने सोचने का समय ही नहीं था। कार्तिक के हाथ हाथ की मोहरें बना रहे थे और एक के बाद एक इंजेक्शन लगा रहे थे। यह एक गठन रून है। रोशन हतप्रभ रह गया। आरती परिवार में 5 से ज्यादा लोग नहीं थे जो आत्मा के चित्र उकेरना जानते थे। एरे का केंद्रीय कोर, जो ढहने के कगार पर था, अचानक काम करना बंद कर दिया। इमारत का ढहना बंद हो गया। मैंने संरचना के मूल को अस्थायी रूप से स्थिर कर दिया है। कार्तिक ने रोशन को स्टोरेज बैग वापस करते हुए कहा, इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए बड़ी मात्रा में सामग्री की आवश्यकता है। मैं एक सूची बनाऊंगा। ये संरचना ऋण अधिकतम 10 दिनों तक ही टिक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद युवा मास्टर कार्तिक। रोशन पूरी तरह आश्वस्त था। हम निष्पक्ष व्यापार करेंगे, कार्तिक ने कहा और एक उल्का पिंड की तरह गायब हो गया। जैन परिवार के घर वापस आकर कार्तिक ने देखा कि ससुर जयंत मुख्य हॉल में स्टीवर्ड नीव के साथ चर्चा कर रहे थे। ससुर जी, कार्तिक ने झुककर प्रणाम किया। उसने उनकी बातचीत सुन ली थी। सचमुच जैन परिवार की बैंगनी सोने की खदान में समस्याएं आ गई थीं। हथियार कार्यशाला फिर से खुल गई थी और उसे हर दिन बड़ी मात्रा में अयस्क की जरूरत थी। लेकिन कुछ ही दिनों में अयस्क परिवहन दल पर कई बार हमले हुए थे। हाँ, जयंत ने पुष्टि की। कोई व्यक्ति गुप्त रूप से हमारे जैन परिवार के विरुद्ध काम कर रहा है। हमारा सामान चुरा लिया गया है, जिसके कारण हथियार कार्यशाला में कच्चा माल समाप्त हो गया है। क्या यह त्रिवेदी परिवार और पांचाल परिवार ने किया? कार्तिक ने पूछा। अभी तक यह निश्चित नहीं है, जयंत ने जवाब दिया। जो गार्ड भाग निकले, उन्होंने बताया कि यह डकैती काले कपड़े पहने कुछ लोगों के समूह द्वारा की गई थी, जो कांगड़ा शहर के विशेषज्ञ नहीं लगते। कार्तिक ने अपनी ठोड़ी सहलाई। रोशन द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि करते हुए दोनों परिवारों ने गुप्त रूप से हमला करने के लिए अन्य प्रमुख शहरों से विशेषज्ञों को काम पर रखा था। ससुर जी, हमारी अगली टीम कब आएगी? कार्तिक ने पूछा। कल वे घाटी से गुजरेंगे, जयंत ने कहा। मैं खुद वहां जाकर देखना चाहता हूं कि कौन चुपके से हमारे जैन परिवार का सामान चुरा रहा है। उसके चेहरे पर एक जबरदस्त जानलेवा आभा फैल गई। नहीं, कार्तिक ने अचानक दखल दिया। जयंत और स्टीवर्ड नीव दोनों ने उसकी ओर देखा। यह घटना संभवतः त्रिवेदी और पांचाल परिवारों का काम है। कार्तिक ने अपने विचार स्पष्ट किए। काले कपड़े पहने ये लोग संभवतः हत्यारे हैं। उनका उद्देश्य हमारे जैन परिवार को नष्ट करना है। अगर आप अभी गए तो हम निश्चित रूप से उनके झांसे में आ जाएंगे। वे आपको पहाड़ से दूर लालच दे रहे हैं ताकि वे यहां हमारी पैतृक संपत्ति हड़प सकें। जयंत ने भौहें चढ़ाईं। उसने इन बातों के बारे में सोचा था। कार्तिक, जब बात यहां तक पहुंच गई है तो क्या कोई और रास्ता है? मैं स्वयं वहां जाऊंगा, कार्तिक ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। ससुर जी यहां रहकर जैन परिवार के घर की रखवाली कर सकते हैं। कार्तिक, क्या तुम जाना चाहते हो? जयंत थोड़ा हैरान हुआ। आमतौर पर कार्तिक जैन परिवार के दरवाजे से बाहर निकलने की जहमत भी नहीं उठाता। सनसेट पर्वत खतरों से भरे थे। डीकन नीव, कृपया एक क्षण के लिए बाहर निकलिए और दरवाजा बंद कर दीजिए, कार्तिक ने कहा। डीकन नीव ने जयंत की ओर देखा, सिर हिलाया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। ससुर जी, कार्तिक ने शांति से कहा, मुझे पता है कि आप चिंतित हैं। कृपया अपनी पूरी ताकत मेरे खिलाफ लगाइए, लेकिन अपनी शक्ति निम्न स्तरीय आत्मा शुद्धि क्षेत्र में ही रखें। जयंत की आंखें सिकुड़ गईं और वह खड़ा हो गया। कार्तिक, क्या तुम्हें यकीन है? जरूर, कार्तिक ने अपने दाहिने हाथ से छोटे चाकू को दबाया और एक तेज आभा ने पूरे हॉल को भर दिया, जिससे जयंत कांप उठा। इस आभा ने उसे दबाव का एहसास कराया।
ससुर जी, आपको सावधान रहना होगा। छोटी तलवार खींची गई। हवा में एक ठंडी चमक फैल गई। निर्दयी ब्लेड की ऊर्जा ने दोनों तरफ की मेजों और कुर्सियों को चीर डाला। जयंत को लगा जैसे उसके रोम रोम फट गए हों। इस वार ने उसे मौत की गंध सूंघने पर मजबूर कर दिया। तेज धार वाली ऊर्जा हवा को चीरती हुई सीधे जयंत के सामने पहुंची। जयंत ने खुद को एक शुद्ध आभा से ढक लिया। यह प्रहार अचूक था। कार्तिक 7 तारों पर कदम रखते ही धुंधलेपन में बदल गया और बिना किसी चेतावनी के जयंत से 5 मीटर की दूरी पर प्रकट हो गया। धधकते सूर्यपाम। कोई और विकल्प न होने पर जयंत ने अपनी चरम तकनीक का इस्तेमाल किया। असीम ऊष्मा तरंगों ने कार्तिक की तलवार की ऊर्जा को रोक दिया। ससुर जी, आपको सावधान रहना होगा। कार्तिक के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अचानक अपनी भूतियां आंख तकनीक सक्रिय कर दी। आसपास का दृश्य धीमा हो गया। वह अपने ससुर की हर हरकत साफ देख सकता था। उसकी तलवारबाजी अचानक बदल गई और उसने जयंत की दाहिनी बगल की ओर एक अविश्वसनीय कोण बनाकर वार किया। यह उसकी घातक कमजोरी थी। जयंत का सदमा डर में बदल गया। उसने बचाव करना बंद कर दिया और बचाव को आक्रमण में बदल दिया। अपनी दाहिनी हथेली कार्तिक के बाएं कंधे की ओर घुमाई। कार्तिक की आंखों के कोने में एक मुस्कान उभर आई और उसका शरीर अचानक वहां से गायब हो गया। अच्छा नहीं है। जयंत को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह तेजी से पीछे हटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बगल में ठंडक फैल गई। जब उसने उसे छुआ तो वह गीली थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और खून बह रहा था। बस एक छोटा सा घाव था, पर फिर भी उसे डर लग रहा था। अगर यह जिंदगी मौत की लड़ाई होती तो अब तक उसकी लाश बन चुकी होती। ससुर जी, आप हार गए। कार्तिक ने अपनी तलवार म्यान में डाल ली। कार्तिक, तुम इतने शक्तिशाली कब हो गए? जयंत ने अस्पष्टता से बात की। उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थीं। ससुर जी, निश्चिंत रहें। मैं अब भी वही इंसान हूं। मेरे कुछ संयोगवश संयोग हुए हैं। कार्तिक ने झुककर प्रणाम किया। समय की कमी है, इसलिए मैं अब बैंगनी सोने की खान की ओर जा रहा हूं। आप कांगड़ा शहर में रहकर जैन परिवार की रक्षा करें। अच्छा, यह तो बहुत बढ़िया है, जयंत ने कहा। रास्ते में सावधान रहना। कांगड़ा शहर छोड़ने के बाद कार्तिक सीधे सनसेट पर्वत की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने शहर छोड़ा, उसे पता चल गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दूर पहाड़ी सड़क पर अचानक 3 सिर दिखाई दिए। वापस जाओ और कुलपति को खबर दो कि यह निकम्मा सनसेट पर्वतों में घुस आया है, उनमें से एक ने कहा। उसे मारने का यही सही मौका है। ये त्रिवेदी परिवार द्वारा भेजे गए जासूस थे। कार्तिक एक बड़े पेड़ पर खड़ा था। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मुझे नहीं पता कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? उसने सोचा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे मारने के लिए किस तरह के लोगों को भेज सकते हो। टीम कल तक घाटी तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए पहले जाने का कोई मतलब नहीं था। उसने चुपचाप साधना करने के लिए एकांत जगह ढूंढ ली। जैसे ही आदिम भक्षण स्वर्ग तकनीक सक्रिय हुई, सनसेट पर्वत श्रृंखला की आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी, जो कांगड़ा शहर की तुलना में दोगुनी से भी अधिक केंद्रित थी। अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा भक्षण करने वाले स्वर्ग के दिव्य कड़ाही में प्रवेश कर गई, जिससे और अधिक तरल पदार्थ बनने लगा। जब रात हुई तो उसने आंखें खोलीं। उसने रात के अंधेरे में राक्षसों का शिकार करके अपनी तलवारबाजी को निखारने का फैसला किया। जल्द ही उसका सामना एक विशाल खूंखार जानवर से हुआ। यह एक मध्यम से बड़े आकार का राक्षस था, लगभग 2 मीटर लंबा और 4 मीटर लंबा। यह प्रथम श्रेणी 9वें स्तर का क्रूर जानवर था। कार्तिक ने अपनी साधना स्तर को अर्जित क्षेत्र तक सीमित कर दिया। जैसे ही जानवर ने उस पर झपट्टा मारा, कार्तिक ने अपनी छोटी तलवार खींच ली। चाकू चमका और गायब हो गया। उस राक्षसी जानवर के सिर में जा ढंसा। हंसना। खून चारों तरफ फैल गया और जानवर का शरीर ढह गया। एक घातक प्रहार। यह तो बोरिंग है, कार्तिक ने मुंह बनाया। तलवार के एक वार से उसने जानवर का शरीर फाड़ दिया और हथेली के आकार का एक राक्षसी कोर निकाला। अचानक जैसे ही स्वर्ग भक्षण करने वाला हंडा हिला,
उसके हाथ में मौजूद दानव कोर लगातार सिकुड़ता गया और पलक झपकते ही बारूद में बदल गया, जो हवा में विलीन हो गया। क्या हुआ? दानव कोर कहां गया? कार्तिक हतप्रभ था। उसने अपनी चेतना को अपने ऊर्जा केंद्र में केंद्रित किया। भक्षण स्वर्ग कढ़ाही के ऊपर एक अजीब तरल पदार्थ तैर रहा था, जिससे अत्यंत प्रबल राक्षसी आभा निकल रही थी। यह राक्षसी मूल का सार था। वह अजीब तरल उसके ऊर्जा केंद्र में विलीन हो गया, जिससे उसकी सच्ची क्यूई में भारी वृद्धि हुई। क्या वस्तुओं का उपभोग करके आत्माएं बनाना संभव है? कार्तिक दंग रह गया। एक राक्षसी कोर को भक्षण करने से उसकी असली ऊर्जा प्रबल हो सकती थी। अब हालात बदल गए थे। उत्साह से भरकर वह अपनी सच्ची ऊर्जा को मजबूत करने के लिए पहाड़ों में और भीतर चला गया और राक्षसों का शिकार करने लगा। जब कार्तिक राक्षसों का शिकार कर रहा था, त्रिवेदी परिवार के बुजुर्ग के नेतृत्व में रहस्यमय लोगों का एक समूह उसका शिकार करने के लिए पहाड़ों में दाखिल हुआ। अगली सुबह दर्जनों राक्षसी जानवरों का वध करने के बाद कार्तिक क्यूफेंग कंठ की ओर चल पड़ा। यह घाटी खड़ी चट्टानों से घिरी थी और नीचे एक पत्थर की सड़क थी, जैन परिवार के लिए सामान ले जाने का एकमात्र रास्ता। जल्द ही जैन परिवार का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस बार माल को व्यक्तिगत रूप से स्टीवर्ड अनूप द्वारा अनुरक्षित किया गया था, जो इनेट दायरे के 7वें स्तर के मास्टर थे। उन्हें कुलपति से संदेश मिला था कि आज एक विशेषज्ञ उनकी सहायता के लिए आएगा। 15 पहरेदार अपनी तलवारें खींचकर काफिले के दोनों ओर खड़े हो गए। वे बैंगनी सोने के अयस्क से भरी कुल 10 गाड़ियां ले जा रहे थे। आधे घंटे बाद कारवां घाटी में दाखिल हुआ। घाटी लगभग 1000 मीटर लंबी थी। जब वे आधे रास्ते में थे और सभी ने सोचा कि संकट समाप्त हो गया है, तभी अचानक दूर से तीरों की वर्षा होने लगी। आगे घात लगाए बैठे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, स्टीवर्ड अनूप चिल्लाया। रक्षकों ने रथ से ढालें निकाली और तीरों की वर्षा को रोक दिया। तभी किफेंग घाटी के दोनों ओर से 50 से ज्यादा काले कपड़े पहने सैनिक निकल आए। उन्होंने आगे बढ़ने और पीछे हटने का रास्ता रोक दिया। जैन परिवार की टीम घाटी के बीचों बीच फंस गई थी। सुनो, जैन परिवार के सदस्यों, काले कपड़े पहने एक लंबा आदमी भीड़ से बाहर निकला। उसकी आध्यात्मिक शुद्धि की अद्भुत आभा पूरे क्वीफेंग घाटी में छा गई। अपने हथियार डाल दो और हम तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकते हैं। जो विरोध करेंगे उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। जैन परिवार के रक्षक घबरा गए। बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ, स्टीवर्ड अनूप ने आदेश दिया। उसे अब भी उस स्वामी की मदद की उम्मीद थी। तभी काले कपड़े पहने सैनिकों ने अपने क्रॉसबो ऊपर उठाए। यह महान पथ राजवंश का सैन्य क्रॉसबो है। डीकन अनूप का चेहरा उदास हो गया। यह बाजार में नहीं मिलता था। उसे एहसास हुआ कि यह मामला त्रिवेदी और पांचाल परिवारों से कहीं ज्यादा बड़ा है। उसने मूल रूप से तुम्हें अपंग बनाने की योजना बनाई थी, काले कपड़े पहने कमांडर ने कहा। लेकिन काले क्रॉसबो को पहचानने के बाद तुम्हें चुप कराने के लिए तुम्हें मारने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना क्रॉसबो आगे बढ़ाया। मैदान पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। ताली ताली ताली। तभी चट्टान के ऊपर से थपथपाने की आवाजें आईं। नीले रंग का एक युवक एक टेढ़े पेड़ के तने पर बैठा था और नीचे हो रही हर चीज देख सकता था। काले कपड़े पहने आदमी अकड़ गए। उनके अलावा पास में और भी लोग थे, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जैन परिवार के रक्षकों ने ऊपर देखा। प्रबंधक अनूप, एक गार्ड ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आपने अभी कहा कि कुलपति हमारी मदद के लिए एक विशेषज्ञ भेजेंगे। यह इतना बेकार तो नहीं होगा, है ना? डीकन अनूप अवाक रह गया। कार्तिक को देखते ही उसका दिल बैठ गया। युवक, तो आप जैन परिवार के दामाद हैं? काले कपड़े पहने कमांडर ने ठंडी आवाज में बात की और अपने सैनिकों को क्रॉसबो कार्तिक पर निशाना साधने का इशारा किया। कितना दिलचस्प है। कार्तिक ने अपनी बाहें पार कर लीं। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। शक्तिशाली महान पथ राजवंश के शशांक जैन परिवार से बैंगनी सोने की खदानों का एक जत्था चुराने आए थे। यह सचमुच मेरे लिए आंखें खोलने वाली बात है।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काले कपड़ों वाले 50 आदमियों ने एक बेहद जबरदस्त जानलेवा हमला बोल दिया। यह युद्ध भूमि में तपी हुई जानलेवा नीयत थी। शशांक का नाम सुनते ही जैन परिवार के सभी रक्षक निढाल हो गए और उनमें से कई जमीन पर गिर पड़े। शशांक अजेय और अजेय माने जाते थे। बहुत अच्छा, तुम पहचान सकते हो कि हम शशांक हैं, कमांडर ने कहा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जिस पल तुम हमारी पहचान समझ पाओगे, उसका मतलब है कि तुम सब मर जाओगे। अगर यह खबर शाही दरबार तक पहुंच गई तो सभी को दंडित किया जाएगा। मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है, कार्तिक ने शांति से कहा, और मैं शायद तुम्हारी जान बख्शने पर विचार करूं। हा हा हा, शशांक का नेता जोर से हंसने लगा। मेरे प्यारे दामाद जी, हालात को और खराब मत करो। डीकन अनूप को रोना आ रहा था। जल्दी करो और भागने का कोई रास्ता सोचो। अगर तुम मर गए तो हम परिवार के मुखिया को यह कैसे समझाएंगे? भाग जाऊंगा, कार्तिक ने कहा। मैं क्यों भागूंगा? मैं तुम्हें बचाने आया हूं। वह अचानक खड़ा हुआ और 2 सांसों में ही चट्टान से जमीन पर छलांग लगा दी। उसे मार डालो, शशांक के कमांडर ने आदेश दिया। 50 क्रॉसबो एक साथ तन गए। तीर हवा में सीटी बजाते हुए पलक झपकते ही पहुंच गए। पलक झपकते ही तीरों की एक घनी बौछार ने कार्तिक को घेर लिया, जिससे उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। तुम यह मांग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। कार्तिक की छोटी तलवार खींची गई और एक अजीब लाल धार वाला पर्दा आसमान को ढंक गया। स्नैप स्नैप स्नैप, तीर टूटते तारों की तरह फटकर आसमान से 2 टुकड़ों में गिर पड़े। तीरों की इतनी घनी बौछार के बीच कोई भी उनसे बच नहीं सकता था। फिर भी कार्तिक बच गया था। डीकन अनूप ने पहले ही अपनी आंखें ढंक ली थीं। वह यह दृश्य बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि उसके पैर जमीन पर पड़ते, छोटी तलवार पर दूसरा वार हुआ और उसकी दम घोंटू ताकत ब्लड रेनबो ब्लेड तकनीक के एक चरम प्रहार में परिवर्तित होकर खून की तरह बाहर की ओर बढ़ गई। अच्छा नहीं है। काले कपड़े पहने सेनापति को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह शक्ति तो जन्मजात राज्य के शिखर के बराबर थी। जैन परिवार के पहरेदारों की आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनका दामाद, जिसे वे हमेशा नीची नजर से देखते थे, इतनी जबरदस्त ताकत दिखा सकता है। तलवारबाजी ने हवा को चीर दिया। खून की धार फूट पड़ी, जिससे चट्टान के दोनों ओर लाल रक्त पुष्प खिल उठे। एक ही चाल में 10 काले आदमियों को मारने के बाद उनकी लाशें मलबे के ढेर में पड़ी थीं। खून की घनी तीखी गंध हवा में भर गई। फीनिक्स पर्च घाटी की ठंडी हवा गायब हो गई और पूरी घाटी में मौत का सन्नाटा छा गया। चाकू की नोक से खून टपक रहा है। वह बजरी पर गिरा, जिससे खून के छोटे छोटे फूल बन गए। हिस्सप, एक सामूहिक आह ने सन्नाटा तोड़ा और सभी की आंखें अविश्वास से भर गईं। काले रंग के सभी लोग कम से कम इनेट दायरे में थे। शशांक कचरा स्वीकार नहीं करते थे, इसीलिए यह विशिष्ट टीम अजेय थी और इसका पहले कभी किसी प्रतिद्वंद्वी से सामना नहीं हुआ था। आज कार्तिक ने उन्हें एक जबरदस्त सबक सिखाया। जन्मजात क्षेत्र अजेय नहीं है। काले क्रॉसबो चलाने से क्या फायदा? वह अपनी भूतियां आंख तकनीक से हर तीर की दिशा आसानी से देख सकता था। डीकन अनूप की छाती जोर से धड़क रही थी। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। उसने अपनी आंखें जोर से रगड़ी। जमीन पर पड़ी लाशें उसे बता रही थीं कि यह सब सच था। जैन परिवार के पहरेदारों ने अपनी तलवारें कस लीं। उनके कपड़े पसीने से भीग गए। हवा का एक झोंका आया और वे कांप उठे। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं सोचता था कि कूड़े के एक टुकड़े को मारने से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें यह इच्छा दिला दूंगा कि तुम मर जाओ और तुम्हारा जैन परिवार तुम्हारे साथ ही दफन हो जाएगा। 10 शशांक सेना के सैनिकों की क्षति अस्वीकार्य थी और कार्तिक को मारना क्रोध को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जैन परिवार को उनके साथ दफनाना पड़ा। काले कपड़े पहने सेनापति की आंखों में लालिमा साफ दिखाई दे रही थी और आसपास के इलाके में एकदम घोंटने वाली हत्या की भावना व्याप्त थी। उसकी गति लगातार बढ़ रही थी। आत्मा शुद्धिकरण क्षेत्र के तीसरे पद पर वह ज्यादा से ज्यादा शशांक जुन में
एक सेंचुरियन के रूप में सेवा कर सकता था। युवा स्वामी भागो, हम उन्हें रोक लेंगे। अचानक डीकन अनूप ने दहाड़ते हुए अपनी लंबी तलवार लहराई और काले कपड़े पहने कमांडर को रोकने और कार्तिक को भागने का मौका देने के लिए भागने का प्रयास किया। आज तुम सब मर जाओगे और तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, उन सबको मार डालो। काले कपड़े पहने सेनापति के आदेश पर बाकी 40 सैनिक आगे बढ़े। उनकी जन्मजात शक्ति ने उन्हें एक विशाल पिंजरे की तरह घेर लिया था। घोड़े हिनहिनाते हुए अपनी लगामों से मुक्त हो गए और फीनिक्स पर्च घाटी के बाहर की ओर सरपट दौड़ पड़े, लेकिन वे हत्या के इरादे का सामना नहीं कर पाए। डीकन अनूप, सभी गार्डों की रक्षा करो, इन लोगों को मेरे पास छोड़ दो। कार्तिक के बोलते ही वह एक उल्का पिंड में बदल गया और वहां से गायब हो गया। फिर वह भीड़ में घुस गया। उसका छोटा चाकू सींगों से लटके हिरण की तरह चमक रहा था और कोई निशान नहीं छोड़ रहा था। ब्लेड की ऊर्जा इंद्रधनुष जैसी थी, जो जमीन पर पड़े मलबे को हिलाकर तूफान पैदा कर रही थी। रेत और पत्थर उड़कर दोनों तरफ की चट्टान की दीवारों की ओर जा रहे थे, जिससे जोरदार धमाके की आवाज आ रही थी। डीकन अनूप एक पल के लिए अचंभित रह गया, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया। उसने अपनी जन्मजात शक्ति का इस्तेमाल किया और 15 पहरेदारों के साथ खड़ा हो गया, किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार। काले कपड़े पहने कमांडर हिले नहीं, चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। उनकी भौहें और गहरी होती जा रही थीं। हिस्स हिस्स हिस्स, खून की धार बह निकली। हर घाव बेदाग था, कोई छेद नहीं छोड़ा। एक एक करके काले कपड़े पहने लोग गिर पड़े। उनकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। इससे यह भ्रम पैदा होता है कि वे जानबूझकर कार्तिक के खंजर से टकराए, न कि मारे गए। जैसे पतंगे आग की ओर खींचे चले आते हैं और अपने विनाश को आमंत्रित करते हैं। जैन परिवार के पहरेदार कांप रहे थे, काले कपड़े पहने आदमी के डर से नहीं, बल्कि कार्तिक की शक्ति से, जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो आम लोगों से भी बढ़कर थी। ऐसा कारनामा तो कोई देवता ही कर सकता है। जैसे जैसे ब्लेड उनके शरीर में घुसता गया, मौत का सिलसिला जारी रहा। उनके डेनेटियन में मौजूद स्वर्ग भक्षण करने वाली कड़ाही से एक शक्तिशाली चूषण शक्ति निकली। लंबे ब्लेड के पीछे काले कपड़े पहने एक आदमी अचानक मानव त्वचा में बदल गया और उसके शरीर का सारा सार गायब हो गया। तब भक्षक देव सम्राट से तरल पदार्थ की एक बूंद गिरी, जो उसके डेनेटियन में बह गई, जहां वह हिंसक शक्ति के साथ फट गई। आत्माओं को उत्पन्न करने के लिए वस्तुओं का उपभोग करना उसने कभी नहीं सोचा था कि हत्या इस तरह से की जा सकती है। कार्तिक की आंखों में पागलपन की एक झलक उभरी। अगर उसने इन सभी लोगों को मार डाला और पर्याप्त तरल पदार्थ जमा कर लिया, तो वह इनेट दायरे के तीसरे स्तर तक पहुंच सकता है। यह दृश्य वहां मौजूद सभी लोगों को, यहां तक कि काले कपड़े पहने नेता को भी चौंका गया। केवल दुष्ट प्राणी ही मनुष्यों का जीवन सार चूस सकते हैं। युवा मास्टर, वह मानव है या राक्षस? पहरेदार डर गया। सिर्फ राक्षस ही इंसानों को खाते हैं। कार्तिक के तरीके लगभग इंसानों को खाने जैसे थे। अभी कुछ देर पहले तक वह एक जिंदा इंसान था, लेकिन अब वह सिर्फ एक इंसानी खाल था। यह बहुत ही भयानक था। बकवास मत करो, दामाद भी इंसान ही है। डीकन अनूप ने उसे थप्पड़ मारा। इतना बड़ा जिंदा इंसान गलती कैसे कर सकता है? अगर वो कोई राक्षस होता तो एक नजर में पहचान लिया जाता। कत्लेआम जारी रहा। एक चक्कर के साथ वह अपनी जगह से गायब हो गया और 7 सितारों की संरचना पर कदम रख दिया। मैदान पर 3 आकृतियां प्रकट हुईं, जो एक साथ 3 क्षेत्रों पर हमला कर रही थीं। गति को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाकर ही कोई ऐसा कर सकता था। काले कपड़े पहने नेता ने अंततः कदम बढ़ाया और अविश्वसनीय गति से सीधे कार्तिक की गर्दन पकड़ ली तथा उसे कुचलने के लिए क्लींजिंग स्पिरिट की शक्ति का उपयोग किया। काले कपड़ों वाले 40 आदमियों में से बस कुछ ही बचे थे। सिर्फ 3 सांसों में लगभग 30 लोग मारे जा चुके थे और सिर्फ कुछ ही बचे थे जो दांत पीसते हुए जिंदा बचे थे। बेटे, मैं तुम्हें